ये बतलाइए कि 2024 में क्या लगता है आपको, बीजेपी फिर से अपने पिच पर ले आएगी देश की जनता को धर्म के मुद्दे पर, या जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग जो कर रहे हैं कि नहीं जातीय जनगणना ही आधार बनेगा, क्या आपको लग रहा है क्या होने वाला, कुछ झांकी दीजिए। धनंजय जी देखिए, माफी कीजिए, जो देश में हमारे सच्चाई है वो ये है जाति। कोई एक जिसको कहते हैं कि कहने को कह सकता है मैं हिंदू हूं, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता जब करने जाता है या और कई इस तरह की चीजें हैं, वो अपनी जाति को देखता है। 99% लोग, 90% कह लीजिए चलिए, जब वोट देते हैं तो ये देखते हैं कि कैंडिडेट की जाति क्या है। अपनी जाति का होता है तो वो उसको वोट दे देते हैं, चाहे वो जिस पार्टी से वो लगातार जुड़ा हुआ है उसको भी छोड़ देते हैं अगर अपनी जाति का होता है। उदाहरण बहुत हैं, अभी भी हाल में भी उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण है। तो जाति इस देश की हमेशा सबसे बड़ी सच्चाई रही है। इस देश में मंदिर में पुरोहित कौन बनेगा, पिछले 4000 साल से वो जाति तय कर रही है। शंकराचार्य कौन बनेगा, वो जाति तय कर रहा है। तो जाति तो एक सच्चाई है, आप उससे मुंह मोड़ नहीं सकते। कबूतर की तरह आंख बंद कर सकते हो कि बिल्ली नहीं है, लेकिन वो तो है। तो जाति एक सबसे बड़ी सच्चाई है। और जो बीजेपी सत्ता में कहने को हिंदू हिंदू कहते कितने भी रहे हैं, थोड़े बहुत लोग उस बात से प्रभावित भी होते होंगे, लेकिन ये भी जातीय समीकरण बनाते हैं, ओबीसी को आगे करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि एक पर्टिकुलर ओबीसी कास्ट के प्रति उसके खिलाफ ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम्हारा सारा माल ये खा गए। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट में किसी पर्टिकुलर कास्ट को निशाना बना करके कि भाई तुम्हारा शेड्यूल कास्ट का कोटा सिर्फ ये जाति खा गई। तो ये भी कहीं ना कहीं जातियों को जोड़ते हैं, तभी जीतते हैं। तभी नहीं तो ये राजभर को क्यों लेके आते हैं, अनुप्रिया पटेल को क्यों लेके आते हैं उत्तर प्रदेश में, दारा सिंह चौहान को क्यों लेके आते हैं, या उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में क्यों लेके आते हैं, जीतन मांझी को या पासवान के जो परिवार को। बहुत ज्यादा जाति की तरफ ध्यान देते हैं ये भी। तो असली जाति है। अब जाति का मुद्दा थोड़ा जोर पकड़ रहा है, क्योंकि कुछ जातियों ने किसी ईर्ष्यावश या ये सोच के अपना जो आपस में जातियों में द्वेष चलता उसके इनको वोट दे भी दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने कुछ जो ओबीसी के कहने को प्रधानमंत्री भी थे कि मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूं, ओबीसी के लिए मामूली काम भी किए नहीं। जितनी भी मनोनीत वाइस चांसलर और इस तरह की पोस्ट होती हैं, आप देखिए उसमें ओबीसी होता ही नहीं है। कल्याण सिंह और उमा भारती जी, जिन्होंने राम मंदिर इतना जोर शोर से आंदोलन उठाया, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, जो 50% आबादी। और आज आपने अभी भोपाल का जिक्र किया, भोपाल में गए मोदी जी, तो उनका स्वागत जो है उमा भारती जी ने किया और एक ट्वीट किया, और फिर वीडियो में उनका बयान का वीडियो भी चला है कि ये हम होने नहीं देंगे कि ये जो महिला आरक्षण में ओबीसी का कोटा ना हो, मैं इसको लागू नहीं होने दूंगी। और मैं 50% देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूँ, यानी वो कह रही हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मैं 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ। और आज बाय द वे जो इनके आइडियोलॉग रहे हैं जनसंघ के और बीजेपी के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद और अंत्योदय की एक आइडिया दिया, तो वो अंत्योदय उनका, आज तो अंत्योदय वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्म दिवस है, तो इसको आपको करना पड़ेगा, मैं किसी कीमत पे लागू नहीं होने दूंगी। और कब बोल रही है? जब मोदी जी भोपाल में आज दौरे पे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक बड़े मेरे दिमाग से महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता होते थे ओबीसी के, जिनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, आप नाम मेरे स्लिप कर रहा है, गोपीनाथ मुंडे साहब इस मामले में बहुत पार्टी को खड़ा करने में दो व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल माना जाता है महाराष्ट्र में, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन जो है दिल्ली के नेता रहे, और ये जो है वो मैनिपुलेशन वाला बहुत बढ़िया विद्या जानते थे, और गोपीनाथ मुंडे जमीनी नेता थे, जमीन पे उन्होंने बहुत काम किया। और आप बता दें कि उन्होंने जब सरकार बनी थी, जब पहली बार यहाँ बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी 1995, मुझे लगता है, जहां तक याद आ रहा है,
तो अंडरवर्ल्ड का जो भय था उसी आदमी ने दूर किया। अंडरवर्ल्ड एक तरह से कहिए सफाया कर दिया महाराष्ट्र से या मुंबई से, जी मुंबई में अंडरवर्ल्ड के बिना कुछ होता नहीं था, तो सफाया कर दिया और हर आदमी ने तारीफ की गोपीनाथ मुंडे की। और गोपीनाथ का कद इतना बड़ा हो गया था कि वो मोदी जी से तब बड़ा कद था वो गोपीनाथ मुंडे। जी जी, तो उनके एक्सीडेंट को लेके भी तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं, लेकिन वो एक शेर आदमी था। और जब ये महिला आरक्षण का बिल चलता था तो शरद यादव के साथ जो सबसे ज्यादा खड़ा होता था वो गोपीनाथ मुंडे था। और कई मुद्दों पे तो कल्याण सिंह ने तो बीच में बीजेपी छोड़ी थी, आपको पता है, और वो ओबीसी के लिए कितना बोलते रहे। और जो मैंने राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में कहा, उन्होंने बकायदा कल्याण सिंह ने और उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस ट्रस्ट के खिलाफ कि इसमें ओबीसी क्या हिंदू नहीं है, 50% आबादी को आप अनरिप्रेजेंटेटेड कर रहे हो। तो अब जिस तरह से सरसंघचालक जो है अपने उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई पिछड़ी जातियों के साथ, दलितों के साथ बहुत गलत हुआ है पिछले 2000 वर्षों से, और भाई जब तक समता नहीं आ जाती इनका आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। अब देखिए समता की बात कर रहे हैं, नहीं तो समरसता इनका एक शब्द होता था, सामाजिक से यानी हार्मोनी होनी चाहिए। देखिए अगर कोई ऊंच नीच है, कोई भेदभाव है, तो उसके लिए आप लड़िए मत, जो है उसको बनाए रखिए, यानी यथास्थिति को बनाए रखिए, स्टेटस को जो भी है हमारे समाज का। तो बदलाव आ रहा है। और अभी आज ही की खबर है धनंजय जी के जो एनसीबीसी के चेयरमैन है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के, हंसराज अहीर, जो चुनाव हार गए थे पिछली बार लोकसभा का, उनको एनसीबीसी का चेयरमैन बनाया। उन्होंने दिल्ली सरकार को खत लिखा है, एक पत्र लिखा है, और कहा है कि दिल्ली सरकार में 4680 नौकरियां जो हैं वो रिक्त पड़ी हैं ओबीसी कोटे की, उनको अगले 6 महीने में भरा जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये कास्ट सेंसिस और सारी चीजें हैं, ये बैकफुट पे तो बीजेपी आ चुकी है। और बैकफुट पे क्या है, मुझे ये लगता है जिस तरह से राहुल गांधी मुखर हो रहे हैं इस मुद्दे को लेके, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया 90 में से 3 सेक्रेटरी का उन्होंने मामला उठाया, तो ये मामला एक बहुत बड़ा बनने जा रहा है। आज हमें ये भी लग रहा था कि शायद आज नीतीश कुमार जी बिहार के जातीय आंकड़ों को उसको डिक्लेयर कर दें, पब्लिक कर दें, लेकिन शायद अभी तक वो हुआ नहीं है। तो ये एक चीज शुरू हो गई है, एक जिसको कहते हैं कि एक सामाजिक न्याय का इंजन चल पड़ा है। अब इस इंजन के आगे कोई खड़ा होने की कोशिश करेगा तो उसका क्या होगा, ये तो ऊपर वाला जानता है, इसके साथ ही चलना पड़ेगा।